नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूवर्स, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले कल पूछे गए एक सवाल को फिर से देख लेते हैं। दरअसल उस सवाल में कुछ त्रुटियां हो गई थी, इसलिए इसे हम आज फिर से अपने सेशन में शामिल कर रहे हैं। सवाल है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे जर्मन वॉच द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से विकसित किया गया है। कथन 2, ओवरऑल रैंकिंग में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं। कथन 3, चौथी रैंक के साथ नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष पर है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसे जर्मन वॉच द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से विकसित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इस सूचकांक में ओवरऑल रैंकिंग में पहले 3 स्थानों को खाली रखा गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। चौथे स्थान के साथ डेनमार्क इस सूचकांक में शीर्ष पर है, इसलिए कथन 3 गलत है। 5वीं रैंक स्वीडन को, 6ठी रैंक नॉर्वे को, 7वीं रैंक यूनाइटेड किंगडम को और 10वीं रैंक भारत को मिली है। गौरतलब है कि यह सूचकांक 57 देशों और यूरोपीय यूनियन की जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए किए गए कार्यों की निगरानी करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आइए अब एक नजर पिछले सेशन के रिकैप पर डाल लेते हैं। पहला सवाल था, ओनाके ओबावा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कर्नाटक सरकार ने 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओबावा जयंती मनाने का फैसला लिया है। कथन 2, ओनाके ओबावा हैदर अली की समकालीन है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। दूसरा सवाल था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। कथन 2, हाल ही में इसने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल जैसे गेट टुगेदर कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। तीसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हवाई क्षेत्र की स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक देश दूसरे देश के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने और या उसमें उतरने का विशेषाधिकार देता है। कथन 2, हवाई क्षेत्र के शासन की स्वतंत्रता शिकागो कन्वेंशन से मिलती है। कथन 3, शिकागो कन्वेंशन हवाई क्षेत्र की 9 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर केवल पहली 5 स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। चौथा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। कथन 2, भारत के सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा है। कथन 3, भारत के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और रेस्तरां, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, निर्माण से जुड़ी सेवाएं जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और 3 सही हैं। पांचवा सवाल, विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इनके तहत पैकेट बंद वस्तुओं का विनियमन किया जाता है और ऐसी वस्तुओं की बिक्री से पहले कुछ लेबलिंग आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। कथन 2, केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए विधिक माप विज्ञान के निदेशक की नियुक्ति कर सकती है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही कथन सही हैं। छठा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। कथन 2, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए ISA नोडल निकाय है। इनमें से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। सातवां सवाल, अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के नेतृत्व में हुई इस वार्ता में अमेरिका और रूस ने हिस्सा लिया। कथन 2, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सुरक्षित स्थिति पर ट्रोइका प्लस बैठक की मेजबानी कर रहा है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आठवां सवाल, डिजिटल पेमेंट गेटवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2,
पेमेंट गेटवे सेवाएं प्रदान करने के लिए पेयू और NSDL के साथ साझेदारी की गई है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। नवा सवाल, भगवान बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, आदिवासियों के साथ शोषण तथा भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। कथन दो, बिरसैत धर्म उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। कथन तीन, अधिकारियों के अनुसार उनकी मौत कालाजार से हुई, हालांकि इसमें संदेह है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक और दो। अंतिम सवाल है, विश्व विज्ञान दिवस 2021 की थीम रखी गई है। कोविड-19 और समुदाय, विज्ञान का नया युग, विश्व और टीकाकरण, जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा है या फिर है? अहमदाबाद, श्रीनगर, भोपाल, जयपुर। कूट हैं केवल एक और दो, केवल दो और चार, केवल एक, दो और चार, केवल दो, तीन और चार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो और चार। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के तहत शामिल किया है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का छठा शहर बन गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। UCCN में शामिल भारतीय शहरों की बात करें तो श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए 2021 में शामिल किया गया, मुंबई को फिल्म के लिए 2019 में, हैदराबाद को पाक कला के लिए 2019 में, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला 2017 में, जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए चयन किया गया 2015 में, और वहीं वाराणसी का चयन 2015 में किया गया संगीत के रचनात्मक शहर के तौर पर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, वह संविधान सभा के सदस्य थे और उनकी भारत के संविधान को आकार देने में भूमिका रही। कथन दो, वे भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। इस प्रश्न में कौन सा इससे कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह संविधान सभा के सदस्य थे और भारत के संविधान को आकार देने में उनकी भूमिका प्रमुख रही, इसलिए कथन एक सही है। वे भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, इसलिए कथन दो सही है। गौरतलब है कि उन्होंने भारत में IIT, UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और कई अन्य शैक्षणिक पहलों की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। दूसरा सवाल, देव सहायम पिल्लई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये 18वीं सदी से संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपना लिया। कथन दो, उनका मानना था कि धर्म के लिए शहीद होकर वह भारत से संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। इनमें से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। ईसाई धर्म अपनाने वाले 18वीं सदी के एक हिंदू व्यक्ति देव सहायम पिल्लई को अगले साल की शुरुआत में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि दी जाएगी, इसलिए कथन एक सही है। माना जाता है कि देव सहायम पिल्लई धर्म के लिए शहादत प्राप्त कर चुके हैं और संत की उपाधि प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति होंगे। अन्य सभी भारतीय जो संत के रूप में उन्नत हुए पादरी वर्ग के सदस्य रहे हैं, इसलिए कथन दो भी सही है। देव सहायम पिल्लई के बारे में बात करें तो 23 अप्रैल 1712 को कन्याकुमारी जिले के नेट्टलम गांव में जन्मे नीलकंठ पिल्लई मंदिर के पुजारी से संबंधित उच्च जाति परिवार में पले बढ़े। त्रावणकोर के शाही घराने की सेवा करते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कप्तान के संपर्क में आने के कुछ साल बाद 1745 में वह कैथोलिक बन गए। पिल्लई का ईसाई नाम लजारस था।
लेकिन बाद में उन्हें भगवान के सहायक के कारण देव सहाय के रूप में जाना जाने लगा। चर्च के अनुसार जातिगत मतभेदों के बावजूद सभी लोगों के बीच समानता का उनका उपदेश अंततः उनकी मृत्यु की वजह बना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। दोनों ही कथन गलत नहीं है बल्कि सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डार्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य एक अंतरिक्ष यान के क्षुद्र ग्रह से टकराने एवं उसके मार्ग या दिशा को बदलने में सक्षम विकसित नई तकनीक का परीक्षण करना है। कथन 2, अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट के सहारे लॉन्च किया जाएगा। कथन 3, इस अंतरिक्ष यान का लक्ष्य डिडिमोस नामक एक छोटा चंद्रमा है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए नासा अपने पहले मिशन डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट DART को लॉन्च करने की तरफ बढ़ रहा है। डार्ट का पूरा नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन का मुख्य मकसद एक अंतरिक्ष यान के एक क्षुद्र ग्रह से टकराने एवं उसके मार्ग या दिशा को बदलने में सक्षम विकसित नई तकनीक का परीक्षण करना है। इसलिए कथन 1 सही है। इस अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया के वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसलिए कथन 2 सही है। अंतरिक्ष यान का लक्ष्य एक छोटा चंद्रमा है जिसका नाम डिमोर्फोस है। इसलिए कथन 3 गलत है। इसका व्यास लगभग 160 मीटर है और अंतरिक्ष यान के पृथ्वी से 11 मिलियन किलोमीटर दूर टकराने की आशंका है। डिमोर्फोस डिडिमोस नामक एक बड़े क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करता है जिसका व्यास लगभग 780 मीटर है। हालांकि इस क्षुद्र ग्रह और चंद्रमा से पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। इस मिशन का लक्ष्य भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी क्षुद्र ग्रह के आने की स्थिति में तैयार नई तकनीक का परीक्षण करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4, विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच पहले स्तर पर लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। कथन 2, संसदीय विशेषाधिकारों का विस्तार भारत के राष्ट्रपति और महान्यायवादी तक नहीं है जो संसद का एक अभिन्न अंग भी है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हिप यानी सचेतक जयराम रमेश ने संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच पहले स्तर पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। इसलिए कथन 1 सही है। अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकता है या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है। यदि अध्यक्ष या सभापति नियमों के तहत सहमति देते हैं तो संबंधित सदस्य को एक संक्षेप में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। संविधान उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है जिन्हें संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। इनमें भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते जो संसद का अभिन्न अंग भी है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को कुछ विशेष मामलों में संरक्षण देता है, वहीं महान्यायवादी संसद का हिस्सा नहीं होते। इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से देश लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? यमन, ओमान, मिस्र, इरिट्रिया। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। कूट दिए गए हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इजराइल के साथ अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित कर रहे हैं। लाल सागर में आयोजित इस 5 दिवसीय युद्धाभ्यास का मकसद हिस्सा लेने वाले देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। लाल सागर दक्षिण छोर पर अदन की खाड़ी और बाब अल मंदेव जलडमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। लाल सागर से सटे हुए देशों की बात करें तो इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, सूडान, मिस्र, इरिट्रिया और जिबूती इससे सटे हुए देश हैं। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 6,
राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 7 में उल्लिखित हैं। कथन 2, राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्तगी से पहले किसी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और नहीं दो। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से जनता और सरकार के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 6 में उल्लिखित हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका में कार्य करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मधुबनी पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मधुबनी कला के निशान भारतीय महाकाव्य रामायण में भी देखे जा सकते हैं। कथन 2, कर्पूरी देवी, महालक्ष्मी और दुलारी कुछ प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। यह केवल भारत में ही प्रचलित या प्रसिद्ध हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी की कलाकार दुलारी देवी का आभार जताया है। मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई थी। पेंटिंग सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध भारतीय कला रूपों में से एक है जो नेपाल में भी प्रचलित है, इसलिए कथन 3 गलत है। मधुबनी कला के निशान भारतीय महाकाव्य रामायण में भी देखे जा सकते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। इसे मिथिला या मधुबनी कला के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी देवी, महालक्ष्मी और दुलारी मधुबनी पेंटिंग के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का फैसला किया। कथन 2, 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी से मिलकर संबद्ध बलों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहां की स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह 16 दिसंबर से शुरू होना है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1971 को फैसला किया कि भारत बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करेगा, इसलिए कथन 1 सही है। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक लड़ा गया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की सहयोगी सेनाओं के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 9वां सवाल, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। कथन 2, इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बताया है कि मार्च 2022 तक देश में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जो कि भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की बात करें तो यह एक परीक्षण एजेंसी है जिसका कार्य गैर राजपत्रित समूह बी और सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करना है। प्रारंभ में यह रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन यानी IBPS और SSC के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा और धीरे धीरे अपने संचालन का विस्तार करेगा।
यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी होगी, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल, IFFI की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित नो ग्राउंड बीनीथ द फीट फिल्म निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। मोहम्मद रबी मृधा द्वारा निर्देशित बांग्लादेशी फिल्म पायर तोलाए माटी नाय नो ग्राउंड बीनीथ द फीट को 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में होने वाले 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, टिड्डी हमले यानी लोकस्ट अटैक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारी बारिश और चक्रवातों की बढ़ती संख्या ने अरब प्रायद्वीप पर टिड्डियों की अभूतपूर्व प्रजनन को बढ़ाया है। कथन 2, भारत में 1926 से 1932 के टिड्डी प्लेग के कारण ब्रिटिश सरकार ने रेगिस्तानी टिड्डियों पर शोध करना शुरू किया। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किन्हीं और महत्वपूर्ण सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।